हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 9th में तुमने दो चेंजेस के बारे में पढ़ रखा है, केमिकल चेंजेस एज वेल एज फिजिकल चेंजेस। जो केमिकल चेंजेस है उसमें हमने क्या देखा कि हमने ओरिजिनली लिया कुछ, बन कुछ और गया, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज तुम्हारी ओरिजिनल से मैच नहीं करती है। तो ये कैसे होता है? तो हम कहेंगे ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, उन दोनों के बीच में या जो भी सब्सटेंसेस तुमने चूज करा था इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन हुआ और उसके वजह से क्या हो गया, न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म हो गए। हमने डे टू डे लाइफ में ये केमिकल चेंजेस बहुत सारे देखे हैं, जैसे कि अगर तुमने देखा है कि अगर मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स तो दूध फट जाता है, ठीक है। अगर कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट ले लो, अगर वो उसका एक्सपोजर हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर तो क्या हो जाएगा, उसमें रस्ट लग जाएगा, जिसको हम हिंदी में जंग कहते हैं। फिर ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं, खाना तुमने सब्जी कच्ची ली, रॉ सब वेजिटेबल्स ली, उनको पका दिया, फिर जो हम खाना खा रहे हैं हमारे बॉडी में जो डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। और जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। दही कर्ड का फॉर्मेशन होना इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ रखा है कि जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब हम एक एक्टिविटी लेते हैं। इन्होंने कहा है कि एक मैग्नीशियम रिबन लो, ठीक है, एंड रब इट विद सैंड पेपर। देखो इसका क्वेश्चन तुम्हारे इंटेक्स में पहला क्वेश्चन ही ये है कि जब भी तुम मैग्नीशियम रिबन लोगे बर्न करने के लिए, व्हाई यू हैव टू रब इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम क्या करता है कि जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिल जाता है इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स अ ऑक्साइड लेयर। जब एक उसके ऊपर कोटिंग फॉर्म हो गई है, वो कोटिंग मैग्नीशियम को बर्न ही नहीं होने देती है, तो इसलिए पहले हमें सैंड पेपर से कोटिंग हटानी पड़ेगी एंड देन ओनली द मैग्नीशियम रिबन क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट होगा। तो जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो तुम क्या देखते हो, एक तो वहां पे डैजलिंग व्हाइट फ्लेम मिलेगी और वहां पे व्हाइट पाउडर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये व्हाइट पाउडर क्या है, दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज अ न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो गया और जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही ओरिजिनल सब्सटेंस से मैच नहीं करती है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो हम कह सकते हैं इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ, यस डेफिनेटली केमिकल रिएक्शन हुआ। ऐसे ही इन्होंने एक्टिविटी 1.2 कह रखी, इन्होंने कहा टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और उसमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालो। तो कह रहे हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन होगी तुम लोगों की, तो जब तुम इसको मिक्स करोगे तो तुम्हें दो कंपाउंड्स मिलेंगे। वन इज लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का होगा, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज अ इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो एक येलो पीपीटी फॉर्म हो जाएगा, दैट इज योर लेड आयोडाइड। और सेकेंड क्या बन रहा है, तो पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो रहा है। ये जो दो कंपाउंड्स लिए थे इनके बीच में रिएक्शन हो गई एंड यू हैव फॉर्म्ड न्यू टू कंपाउंड्स, ठीक है, जिनकी ओरिजिनल से प्रॉपर्टी डेफिनेटली डिफरेंट है। ऐसे ही इन्होंने कहा 1.3 एक्टिविटी लो, जो कि यहाँ डायग्राम में भी शो कर रखा है। इन्होंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिए हैं तुम्हें और उसको डाइल्यूट HCl एसिड के साथ या सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करो, तो वहाँ पे तुम्हें गैस फॉर्मेशन मिलेगी, H2 की गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन हुई है। तो ये यही कह रहे हैं कि तुमने अब 3 टोटल एक्टिविटीज पढ़ ली है, तो तुम कैसे कंक्लूड करोगे कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। तो उसके ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को देख के हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस। पहला है चेंज इन स्टेट। अगर उसका ओरिजिनली स्टेट सॉलिड था और बाद में वो लिक्विड हो गया तो हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ स्टेट हो गया है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वहाँ पर रिएक्शंस हुई है। तो इनके हम इंडिविजुअली रिएक्शंस देखेंगे। तो अगर हम चेंज इन स्टेट कहें तो हम अगर लें 2H2O के इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन करें, जो कि तुम फर्दर पढ़ने वाले हो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, 2H2 + O2 मिलेगा। ये तो लिक्विड फॉर्म में था, फॉर्म्ड क्या हुआ, गैस, तो चेंज इन स्टेट हो गया इनका, ठीक है। देन इज चेंज इन कलर। अभी हमने ये जो एक्टिविटी 2 देखी थी, इट इज अ चेंज इन कलर। क्यों, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि चेंज इन कलर, तो तुम एक चेंज इन कलर का है रिएक्शन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, जो कि हम फर्दर देखने वाले हैं। तो जब भी तुम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को क्या करोगे,
हीट करोगे तो ओरिजिनली दे वर ग्रीन, पर जैसे ही तुम उसको हीट करोगे तो उसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड है इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो अभी हमने एक्टिविटी 1.3 देखी थी, इसमें H2 की गैस रिलीज हुई ना, तो गैस रिलीज होती है हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। चेंज इन टेम्परेचर का अभी हम देखने ही वाले हैं, जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा तो वहाँ पे याद रखना है कि तुम्हें वार्मनेस मिलेगा, दैट मीन्स कि तुम्हारा टेम्परेचर में चेंज हुआ है। तो ये सारे जो चेंजेस हैं हम फर्दर पढ़ने वाले हैं, फिर उस टाइम पे मैं बताऊंगी कि देखो यहाँ पे कौन सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पे 4 दिया है, पर ये जो एक्टिविटी 1.2 है इसका भी, इससे भी हम ऑब्जर्वेशन से कह सकते हैं कि रिएक्शन हुआ है। तो कैसे, फॉर्मेशन ऑफ पर्सिपिटेट, अगर तुम्हारी रिएक्शन में पीपीटी मतलब कि फॉर्मेशन पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे भी क्या हुआ है, रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब हमने रिएक्शंस देखे हैं, तो ये जो भी रिएक्शंस हमारे डे टू डे लाइफ में या हमने ऑब्जर्व करे हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। देखो केमिकल इक्वेशंस लिखने के 2 तरीके हैं, हम आइदर वर्ड इक्वेशंस लिखेंगे या फिर हम उनके कंपाउंड फॉर्मेशन के थ्रू लिखेंगे। तो ऑब्वियसली वर्ड इक्वेशंस आर नॉट नाउ वैलिड। ठीक है, अगर तुम पेपर में वर्ड इक्वेशंस लिख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर जो जनरल फॉर्म है लिखने का वो क्या होता है कि हमेशा जो सब्सटेंसेस तुमने चूज करे रिएक्शंस के लिए वो हमेशा कहाँ पे होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, और एरो देके जो भी न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हुए उनको हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो याद रखना है लेफ्ट हैंड साइड्स को हम क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट्स, जिनके बीच में रिएक्शन होगा, और राइट हैंड साइड में जो फॉर्म हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे, न्यू कंपाउंड्स जो कि फॉर्म होंगे वहाँ पे। और एरो के ऊपर नीचे क्या लिखा जाता है, जो भी कंडीशंस हमें लिखनी है, जो भी कंडीशंस हमने यूज करी है इन रिएक्शंस को करने के लिए, वो भी हमें मेंशन करना पड़ता है। अब हम केमिकल इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसी तरीके से लिखना है, वर्ड इक्वेशन अब नहीं चलेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन है और अगर मैं उनको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूं तो हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, जो कि MgO हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि क्या नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस आर सेम। यहाँ पे मैग्नीशियम इज 1, ऑक्सीजन इज 2, यहाँ पे मैग्नीशियम इज 1 एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो 1। तो नो, द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम। बट ये तो फिर तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फेल कर रहा है। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जितना था उतना ही होना चाहिए। अगर इनिशियली मैंने मैग्नीशियम का 1 एटम लिया है और ऑक्सीजन के 2 लिए हैं, तो मेरे जो प्रोडक्ट बना है उसमें भी उतनी ही उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए। और इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हमें हमेशा इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। जब भी इक्वेशंस बैलेंस नहीं होंगे तो ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन कहते हैं। तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम कहें कि ये हो गया जिंक सल्फ्रिक एसिड, जो अभी हमने एक्टिविटी 1.3 देखी थी, ये उसका वर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम इसका केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, जिंक है, हमें पता है Zn होता है, सल्फ्रिक एसिड लन होना चाहिए, H2SO4 होता है। अब जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और H2 की गैस लिबरेट होगी। तो तुम देख रहे हो जो नंबर ऑफ एटम्स मैंने चूज करे थे वही नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे राइट हैंड साइड में भी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। कैसे चेक करोगे, जिंक के अगर हम ऐसे टेबल बनाए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो तुम्हें दिख रहा है कि जिंक के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, यहाँ पे भी 1 है, वहाँ पे भी 1 है। फिर हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे भी 2 है। सल्फर के कितने, 1 1। ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 4। तो जब तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स आर सेम तो हम कहेंगे द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब ये कह रहे हैं कि इस वाली रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओ। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फॉर्म कर लेंगे इसका। ठीक है, और एक और कॉलम होगा जिसमें हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इज Fe, लेफ्ट हैंड साइड में उसके एलिमेंट्स 1 है एंड नंबर ऑफ एटम्स 1 है, और राइट हैंड साइड में 3 है। H 2 है, वहाँ पे भी 2 है। O यहाँ पे 1 है और वहाँ पे O इज 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा।
तो जनरली पहले हम आयरन को ही देख लेते हैं। आयरन के पास राइट हैंड साइड में 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन सेम है? यस सेम है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। H तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है पर O इज नॉट बैलेंस्ड, तो मुझे यहाँ पे O को 4 बनाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 4H2O, तभी तो 4O होगा, ठीक है, 4 टाइम्स, फिर O के एटम्स 4 हो पाएंगे। अब मैंने अगर O को 4 कर दिया तो तुम देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में H कितना हो गया, अब तो तुम्हारा H में चेंजेस आ गए ना। H अब लेफ्ट हैंड साइड तो 8 हो गया और जो ऑक्सीजन था वो कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया, तो मुझे इसका मतलब राइट हैंड साइड में भी इसको मैच करना पड़ेगा, तो मैं राइट हैंड साइड इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगी? 4 से, तो बोथ साइड 8 हो जाएगा। अब काउंट करके देखो, Fe दोनों साइड 3 है, H इज 8, यहाँ पे भी H इज 8, O इज 4 और यहाँ पे भी O इज 4, तो नाउ मैं ऑल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड्स कैसे हैं? सेम है, तो मैं कहूँगी द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो यही इक्वेशन हमारी भी आई है। जनरली देखो जो बैलेंसिंग का होता है ना, ये सिर्फ तुम्हारे इनिशियल पेपर्स में बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है। बैलेंसिंग के ऊपर क्वेश्चंस सिर्फ बोर्ड्स में एमसीक्यूज में पूछा गया है 1-2 बार, इसलिए इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करना, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इनके न्यूमरस ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है। अब जैसे ही तुम बैलेंसिंग कर रहे हो, तो जब तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है तो याद रखना है तुम्हें वहाँ पे सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट भी मेंशन करने हैं। मतलब कि जैसे अब आयरन है, हमें पता है आयरन इज एन मेटल, तो सॉलिड है। फिर H2O क्या है? H2O इज लिक्विड फॉर्म में, पर यहाँ पे इन्होंने क्या बताया? G, इसका मतलब वो स्टीम फॉर्म में है। Fe3CO4 अगेन सॉलिड फॉर्म में बन रहा है और H2 गैस होती है, तो G लिख दिया हमने, ठीक है। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद H2O, जब भी तुम्हारे जब भी H2O के साथ G यूज होगा तो इसका मतलब वो H2O लिक्विड फॉर्म में ना होकर किस फॉर्म में होगा? स्टीम के फॉर्म में होगा। तो तुम्हें फिजिकल स्टेट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट याद रखना फिजिकल स्टेट सिर्फ हम फर्स्ट चैप्टर में लिखेंगे। याद रखना है सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड्स जहाँ जहाँ सिर्फ एनसीईआरटी वालों ने फिजिकल स्टेट्स दे रखे, मेमोराइज करके हम वहाँ पे लिख देंगे, बाकी इक्वेशंस के लिए हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिसमें हमें कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई करने पड़ते हैं, तभी वो रिएक्शन पॉसिबल है। तो वो कंडीशंस हम कहाँ पे लिखते हैं? एरो के ऊपर नीचे लिखते हैं। जैसे कि तुम्हें दिख रहा है ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, तो जब तक सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा और ये रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे, केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती। तो इसमें अगर हम कह सकते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज टू इम्पॉर्टेंट, यस। अगर मैं CO2 और H2O दे दूँ पर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं अवेलेबल है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब हम इनके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने बताया था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देता है, एंड ये जो लेयर है इट प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। इसलिए सबसे पहले हमें विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर वो ऑक्साइड की लेयर रिमूव करनी पड़ेगी, एंड देन ओनली द रिएक्शन कैन टेक प्लेस। सेकेंड है तुम्हें बैलेंसिंग करनी है, जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखो हमें पता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इंडिविजुअली आर गैसेज आर डायटोमिक, ये तुम क्लास 9th में पढ़ चुके हो। तो H2 और Cl2, और तुम्हें एसिड बनाना है, एसिड इज सिंपली HCl, तो तुम्हें याद रखना है ये 2 कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास कॉमन है ये। फिर है बेरियम क्लोराइड। देखो क्लास 9th में तुमने ये टेबल लर्न करी थी, बेरियम की वैलेंसी नहीं दे रखी है, पर याद होना चाहिए बेरियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। तो जब मैं बेरियम क्लोराइड बनाऊंगी तो क्या बनेगा? BaCl2, क्योंकि Ba की वैलेंसी Cl के पास आ गई, Cl की 1 थी तो हम शो नहीं करते हैं। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट, तुम्हें पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अब इनको एक्सचेंज करो तो ये क्या बनेगा? Al2SO4 3 बनेगा। अब इनका प्रोडक्ट क्या बन रहा है? तो यहाँ पे इन्होंने कहा बेरियम सल्फेट, तो बेरियम के साथ ये सल्फेट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? BaSO4 बन जाएगा, ठीक है। और
एल्यूमिनियम क्लोराइड कहा है इन्होंने, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। पर अब तुम देख रहे हो कि इक्वेशंस तुम्हारी बैलेंस नहीं है, तो तुम्हें पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा। हमें दिख रहा है कि बोथ साइड Ba तो बैलेंस्ड है, ठीक है। क्लोरीन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन 3 है, वहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो अब हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो Ba यहाँ तो 3 हो गया, पर Ba अब बैलेंस नहीं है, तो मैं Ba के लिए मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब Ba बैलेंस हो गया, Cl2 6 हो गया, यहाँ पे भी Cl यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे भी Cl 6 हो गया। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। और SO4 के बैलेंसिंग देखो, S3 है, O कितना है 12, क्योंकि ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो S3 है, O भी 12 है, तो माई इक्वेशन इज बैलेंस। तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का है, ये सेकेंड इक्वेशन का है, क्लियर है। अब ऐसे ही हम थर्ड इक्वेशन, सोडियम प्लस वाटर का है। सोडियम का हमें पता है Na होता है, वाटर H2O होता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें NaOH है, तुम यहाँ टेबल की हेल्प से इसको बना सकते हो। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, तो हमें डायटोमिक दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो Na1 था, Na1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, H तो यहाँ पे टोटल 3 हो गया और यहाँ तो 2 ही था, तो अब हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो तुम देख रहे हो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब Na भी डबल हो गया, तो मुझे यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। तो ये अब बैलेंस हो गया। तुम देख रहे हो Na दोनों साइड 2 है और हाइड्रोजन टोटल 4 है, तो यहाँ पे भी तुम देख रहे हो 2H एंड यहाँ पे H2, तो टोटल 4 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और वहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, तो इक्वेशन इज बैलेंस। अब याद रखना है, ये जो इनके फिजिकल स्टेट्स हैं ये लिखने इंपॉर्टेंट है, नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट कंसिडर नहीं होगी, स्पेशली इन फर्स्ट चैप्टर। अब आते हैं थर्ड पे। अगेन थर्ड में भी इन्होंने रिएक्शंस इक्वेशंस फॉर्म करने के लिए कहा है। तो फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड अभी हमने देखा वो क्या होता है, BaCl2 होता है। एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम तुम्हें पता है Na, ये रहा, सल्फेट यहाँ पे है SO4 2-, तो इनका जब तुम क्रॉसिंग करोगे तो ये क्या आएगा, Na2SO4 आएगा। इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो सोडियम सल्फेट है वो एक्वेस सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इन्होंने कहा है इन वाटर। एक्वेस सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं, जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सोल्यूट क्या होगा इस केस में, सोडियम सल्फेट होगा। रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, तो इन्होंने कहा बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो ये आ जाएगा BaSO4 एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो NaCl है। अब ये बैलेंस्ड है, नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि Na2 है यहाँ पे, तो अगर मैं Na यहाँ पे भी 2 कर दूँ तो देखो चेक करो बैलेंस्ड है। Ba 1 है, Cl2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, Na2 है, Na2 हो गया, S यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, O 4 है तो O भी 4 है, एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो इनके फिजिकल स्टेट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। तो ये सॉलिड फॉर्म में हो गया, ये एक्वेस फॉर्म में हो गया, और वही तुम्हें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो वैसे भी तुम याद रख सकते हो, इन्होंने कहा इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल का मतलब हो गया कि वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होगा। इन्होंने कहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्वेस हो गया, ठीक है। और ये भी इन्होंने कहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वेस हो जाएगा, क्लियर है। अब इन्होंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, इन वाटर कहा है, तो अगेन एक्वेस सॉल्यूशन हो गया। ये रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो HCl हो गया, अगेन वो वाटर में है तो इसको भी हम एक्वेस कहेंगे। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl, अगेन उसका भी सॉल्यूशन का है, तो एक्वेस हो गया ये भी, एंड वाटर प्लस H2O, तो देखो बैलेंस्ड है, NaCl हाँ और H2O हो गया, तो ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस्ड है, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इनकी तुम्हें न्यूमरस फैक्टर इसके लिए अगर तुम
20 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर लो तो तुम्हें टेक्निक आ जाएगी एंड देन यू विल बी एबल टू डू, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से हमारा चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे तुम्हें वीडियोस टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, अगर कुछ डाउट हैं तो कमेंट डाउन प्लीज़, and share the channel. Thank you.